और अब सबसे पहले बात उस योजना की कर लेते हैं जिसकी सौगात पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर देशवासियों को दी। दरअसल पीएम मोदी ने विपक्ष के जातीय जनगणना का तोड़ निकाल लिया है, जिससे उन तमाम लोगों को साधा जा सकेगा जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। यानी पीएम मोदी का विश्वकर्मा डगर 2024 में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि विश्वकर्मा योजना से अति पिछड़ी जातियों को लाभ मिलेगा। करीब 18 अति पिछड़ी जातियों को इसका सीधा फायदा होगा। इस योजना के तहत बिना गारंटी के 3 लाख का कर्ज मिल सकेगा। साथ ही 5% ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान हर रोज सरकार की तरफ से 500 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। साथ ही मार्केटिंग में भी सरकार विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को मदद करेगी और इस योजना से तमाम लोगों को फायदा मिल सकेगा। 13,000 करोड़ का बजट रखा गया है इसके लिए। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे विश्वकर्मा योजना 24 के चुनाव में रामबाण साबित होने वाली है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष को दिशा दिखाने वाले, दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले और विपक्ष को राह दिखाने वाले मोदी ने अपने जन्मदिन पर कामगारों को जो गिफ्ट दिया है, उससे पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने वाला है। क्योंकि पीएम मोदी ने जिस योजना की शुरुआत की है, उसका सीधा लाभ उस वर्ग को होने वाला है जिसकी आबादी करीब 50% से ज्यादा है। यानी मोदी का विश्वकर्मा योजना ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। पीएम मोदी का मकसद उस वर्ग को साथ लाने का है जो समाज में पीछे छूट गए थे, जिसके पास कौशल तो है लेकिन अब तक मौका नहीं मिल रहा था। उस वर्ग के लिए पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, हर रोज 500 रुपए भत्ता भी मिलेगा, 15,000 का टूल किट दिया जाएगा, ब्रांडिंग का जिम्मा सरकार के पास होगा, बिना गारंटी के 3 लाख का कर्ज मिलेगा। यानी लोकल के लिए वोकल होने का प्रण फिर से दोहराया जा रहा है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बीजेपी ने दावा किया है कि इस योजना से देश की 18 अति पिछड़ी जातियों के 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। ये योजना अति पिछड़ी जातियों के उन करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकती है, जिनके लिए अपना पारंपरिक स्वरोजगार परिवार को चलाने का सबसे बड़ा माध्यम रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना, अपनी अभिनव योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और युवाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं और लंबे समय तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश का नेतृत्व भगवान उनसे करवाए
उनको लंबे समय तक वो देश का नेतृत्व करें, जिससे कि हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उन्होंने कल्पना की है वो साकार हो। यानी अपने जन्मदिन के मौके पर जिस तरह पीएम मोदी ने कामगारों को सौगात दी, उससे तो साफ है 24 के रण में ये रामबाण साबित होने वाला है। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 17 जगहों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। राजनाथ सिंह लखनऊ में थे तो गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में और अनुराग ठाकुर शिमला में थे। दरअसल माना जा रहा है कि विपक्ष ने जातिगत जनगणना के सहारे केंद्र सरकार को 2024 के चुनाव में घेरने की रणनीति बनाई है। लेकिन जिस तरह मोदी सरकार ने चुनाव के ठीक पहले विश्वकर्मा कौशल योजना के जरिए अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का फैसला किया है, उससे विपक्ष का ये मुद्दा फिर से फेल साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ सीएम योगी जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और इसी कड़ी में जब सीएम योगी ने राजस्व विभाग की समीक्षा की तो कई ऐसी फाइलें खुली जिसमें अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है और जिस पर अब सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया है। लापरवाही बरतने पर सीएम योगी ने कहा है कि अधिकारी राजा महाराजा नहीं है। अगर अधिकारी जनता को दौड़ाएंगे तो अधिकारी भी दौड़ने के लिए तैयार रहें। सीएम योगी ने मीटिंग में कहा कि काम नहीं करने वालों की पहचान की जाए और डीएम के साथ ही कमिश्नर भी अपनी जिम्मेदारी समझे। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की है और साथ ही साफ शब्दों में कह दिया है कि अधिकारी जनता को परेशान नहीं कर सकते और अगर ऐसा किया तो लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन भी होगा। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि आखिर क्यों अधिकारियों को और किस तरह से सीएम ने लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर योगी सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। और एक बार फिर सीएम योगी जनता से जुड़े मामलों को लेकर बेहद गंभीर नजर आए। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर सीएम नाराज। सीएम योगी ने लापरवाह डीएम कमिश्नरों को फटकार लगाई। सीएम योगी ने डीएम प्रतापगढ़ को हटाने के दिए निर्देश। मेरठ कमिश्नर को लापरवाही बरतने पर भी फटकार लगाई और सीएम योगी ने डीएम कन्नौज की भी क्लास लगाई। मऊ, बलिया, आजमगढ़ और गोंडा के डीएम भी निशाने पर रहे। इन दोनों जिलों में जन शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही सामने आई है। सीएम योगी ने पिछले दिनों राजस्व के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की थी। इसी के साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले अधिकारियों के भी पेच टाइट किए हैं। आप जनता को दौड़ाएंगे तो हम आपको दौड़ाएंगे। आप जनता के सेवक हैं, राजा महाराजा नहीं। सीएम योगी ने ये सख्त तेवर दिखाए हैं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में। आजमगढ़ के जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल को हटाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं मेरठ की कमिश्नर सेल्वा कुमारी को भी डांट लगाई है। मऊ, आजमगढ़, गोंडा, बलिया, कन्नौज के जिलाधिकारियों को भी जमकर फटकारा है सीएम योगी ने। दरअसल मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के मामलों की समीक्षा की। इस दौरान पाया कि आधा दर्जन से अधिक जिलों में राजस्व के मामलों के निस्तारण में लापरवाही हुई है। खासतौर पर पैमाइश, चकबंदी और प्रमाण पत्रों संबंधी शिकायतें काफी समय से लंबित हैं। इन शिकायतों को देखते हुए सीएम ने भरी मीटिंग में प्रतापगढ़ के डीएम पीसी श्रीवास्तव को कड़ी डांट लगाई। इसी के साथ ही उन्होंने मौके पर ही कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए। मुझे लगता है कि ये जो एक संदेश उनका है, अगर इस पर ही अमल हो गया होता तो आज लोगों की जो शिकायतें हैं वो भी ना होती। खैर, अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह का
एक रुख अपनाया है, तो मुझे लगता है नौकरशाही को समय रहते हुए समझ लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से अगर यही रवैया और कठोर हुआ तो तमाम सारे अधिकारियों को दंडित भी किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन लोगों की शिकायतों का जो अंबार लगातार जिलों में लगता रहता है वो हर तरह से कम होना चाहिए। जनता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और कड़ा संदेश भी दिया है। सीएम योगी ने कहा, अधिकारी राजा महाराजा नहीं है, अधिकारी जनता को दौड़ाएंगे तो हम उन्हें दौड़ाएंगे। तय समय में काम न करने वालों की पहचान करें, अफसरों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय हो। यानी कि सीएम योगी का संदेश साफ है, जनता के लिए काम से बड़ा काम, और इसमें अगर लापरवाही बरती गई तो हश्र प्रतापगढ़ के डीएम जैसा ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई और इस मीटिंग को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि एक्शन भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों के जिलाधिकारियों का तबादला हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने मंचलों को भी सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर राह चलते किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुई तो शोधों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक चौराहे पर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून हर नागरिक को सुरक्षा देगा, कोई कानून को बंधक नहीं बना सकता। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए कि कानून प्रत्येक नागरिक को। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम खान और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स की 3 दिन की छापेमारी के बाद अब ईडी भी जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसों के खर्च की जांच कर सकती है। जानकारी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के लिए ईडी को खत लिखा। साथ ही बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी पैसा लगा है। और इतना ही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी को दान में मिली रकम निजी कामों में खर्च किए गए थे। साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि 2021-22 में जौहर ट्रस्ट ने आईटीआर भी नहीं दिखाया, जिसके बाद से ही जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी कंपनियां भी अब इनकम टैक्स की रडार पर आ गई हैं। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बेवजह फ्लाईओवर बनाए गए, जिसमें 146 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इन सभी मामलों में आयकर विभाग के बाद ईडी की भी एंट्री होने वाली है। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं। भाई, जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करें? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की चौतरफा मुसीबतें बढ़ गई हैं। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और बेनामी संपत्ति के रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पहले इनकम टैक्स विभाग ने 3 दिनों तक छापेमारी की, तो अब बारी ईडी के एक्शन का है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के लिए ईडी को खत लिखा है। शुरुआती जांच में यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी विभागों का पैसा लगने के सबूत मिले हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि ट्रस्ट को दान में मिली रकम निजी कामों में खर्च की गई। 2021-22 में जौहर ट्रस्ट ने फीस की रकम को आईटीआर में भी नहीं दिखाया। रामपुर पब्लिक स्कूल को मिली फीस की रकम भी रिटर्न में नहीं दिखाई गई। यानी आजम खान और उनके करीबियों पर चली इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद अब ईडी भी जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसों के खर्च की जांच कर सकती है। आजम खान, उनके करीबियों और जौहर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के ठिकानों पर 3 दिन तक चली इनकम टैक्स की जांच के बाद अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। जांच में कुछ ऐसे सबूत इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में
कुछ सरकारी विभागों और संस्थाओं का पैसा भी खर्च हुआ है। इनकी जांच के लिए इनकम टैक्स विभाग जल्द ही ईडी को पत्र लिखेगा। आजम खान, जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे, 27 महीने जेल में रहे, अपने विवादित बयान से विधायक की कुर्सी गंवाई, उस आजम के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी लगातार एक्शन में है। पता चला है कि खनन माफिया हाजी इकबाल ने जौहर यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 42 लाख रुपए के उपकरण दान में दिए थे। सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी के दीपक गोयल के जरिए रकम दी गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी कई कंपनियां भी इनकम टैक्स की रडार पर हैं। जौहर यूनिवर्सिटी जाने के लिए बनाए गए फ्लाईओवर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 146 करोड़ रुपए फ्लाईओवर पर खर्च किए गए, जबकि इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यानी आजम खान से जुड़े 3 मामलों की जांच ईडी पहले से ही कर रही है। लेकिन अब बारी जौहर यूनिवर्सिटी में हुए खर्चे की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी विभागों के पैसे के सबूत मिलना और दान में मिली रकम का निजी कामों में खर्च करना आजम के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर आज पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 5 दिवसीय सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। लेकिन इस सत्र से पहले सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि इस विशेष सत्र में सरकार सरप्राइज दे सकती है। हालांकि इस सत्र में 4 बिल पेश होने हैं, ये पहले ही सरकार की ओर से क्लियर कर दिया गया है। बीजेपी के सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है। सरकार ने सभी मंत्रियों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी विशेष सत्र पर चर्चा में हिस्सा लेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से महिला आरक्षण बिल की मांग कर दी गई है। साथ ही चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल का विरोध किया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे विशेष सत्र पर सियासी संग्राम छिड़ा है। मोदी सरकार ने संसद में 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। उससे पहले नए संसद में तिरंगा फहरा दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष सत्र से 1 दिन पहले नए भवन के द्वार पर तिरंगा फहराकर श्री गणेश किया, तो दूसरी तरफ विशेष सत्र पर सियासत भी जारी है। पहले सरकार ने एजेंडा नहीं बताया और जब 2 दिन पहले एजेंडा क्लियर हुआ तो विपक्ष ने फिर नई चाल चल दी। दरअसल विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति से संबंधित बिल पर चर्चा होगी। पोस्ट ऑफिस बिल पेश किया जाएगा। अधिवक्ता संशोधन बिल भी पेश होगा। संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। इसी बीच कांग्रेस ने दांव खेला है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पेश करके पास किया जाए, जो कई साल से अटका हुआ है। हमारी कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। विशेष सत्र के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है। पहले दिन पुरानी संसद से काम चलेगा और उसके बाद 19 सितंबर से सत्र नए संसद में चलेगा। सरकार का कहना है कि विपक्ष को भरोसे में लिया जाएगा। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है आज का दिन और विलक्षण क्षण है और बहुत लोग आए, इसमें फ्लोर लीडर भी आए, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सर कुछ नेता जो है, जैसे खड़गे साहब का कहना है कि उन्हें देर से सूचना मिली। वो आ गए ना, उनके प्रतिनिधि आ गए ना, तिवारी जी आए हैं ना। ठीक है भाई साहब। पार्लियामेंट चलनी भी चाहिए। बिल्डिंग से तो अच्छा हो गया, पर पार्लियामेंट चलनी भी चाहिए, डिबेट होने चाहिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है उसके तहत सरकार को काम करने की जरूरत है। कैसा नहीं कि अपनी ब्रूट मेजोरिटी पर आप वॉइस वोट पर आप पास करवा ले रहे हैं। चलनी भी चाहिए पार्लियामेंट। हालांकि विपक्ष को अब भी लगता है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कुछ सरप्राइज भी दे सकती है। जैसे कहीं चुनाव तो जल्द नहीं होने वाले हैं,
एक देश एक चुनाव का मुद्दा तो नहीं उठ जाएगा, एक देश एक कानून पर बिल तो नहीं लाया जाएगा, या फिर इंडिया कहीं भारत ना हो जाए। इन उधेड़ बुन में अब भी विपक्षी खेमा है। तो दूसरी तरफ मायावती ने ट्वीट कर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया है। मायावती ने कहा, कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी के अभिशस्त जीवन से मुक्ति और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा जैसे देश और जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर नई संसद का सत्र अगर समर्पित होता है तो लोगों में उम्मीद की किरण जगेगी। यानी विशेष सत्र पर जहां सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सांसदों को 5 दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है। तो क्या इस सत्र में मोदी सरकार एक देश एक कानून जैसे मुद्दों पर विपक्ष को चौंकाएगी, या फिर इस सत्र में नए संसद की रस्म ही अदा की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एशिया कप 2023 की कर लेते हैं। एशिया कप 2023 जो भारत ने अपने नाम किया, फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को मात दी है। गेंदबाज और हमारे बल्लेबाज दोनों ही खूब चले। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसी गेंदबाजी की जिसने विरोधी टीम की लंका लगा दी और इसी के साथ भारत 8वीं बार एशिया का नया चैंपियन बन गया। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे रोहित के धुरंधरों के सामने श्रीलंकाई खिलाड़ियों की लंका लग गई और भारत के सामने पूरी की पूरी टीम श्रीलंका ने सरेंडर कर दिया। ये जश्न है एशिया के नए चैंपियन का, ये जश्न है लंका पर विजय का, ये जश्न है रोहित की सिराज सेना का। 7वें ओवर की पहली गेंद पर भारत ने जैसे ही विजयी रन लिया, देश खुशी से झूम उठा। इसी के साथ भारतीय टीम ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। समथिंग दैट ऑल द कैप्टन्स टुक अ लॉट ऑफ प्राइड इन। तो मेरे लिए भी कोई अलग बात नहीं है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये कि जब हमारे पास पेसर्स है जो ऐसा काम कर सकते हैं। चारों पेसर्स जो टीम में है, इनफैक्ट 5, तो उनके अलग अलग स्किल्स है, उनके पास अलग अलग वेरिएशंस है, स्किल सेट है। एक अच्छा स्विंग कर सकता है, एक अच्छा तेज डाल सकता है, एक अच्छा पीछे डाल सकता है, एक अच्छा ऊपर से और हिला सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको एक साथ मिलती है तो ऑब्वियसली एज ए कैप्टन यू फील कॉन्फिडेंट। एंड हमारा ये काफ़ी कोशिश था कि हमारे जो बॉलिंग अटैक में जो लोग होंगे वो थोड़ा सा वैरायटी लाए। तो आई थिंक विद दिस स्क्वाड वी हैव दैट वैरायटी। मैच खत्म होते समय बची हुई गेंदों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। टीम ने 263 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले टीम इंडिया ने केन्या को 2001 में 231 गेंद रहते हराया था, लेकिन भारतीय फैन के लिए ये जीत बड़े मायने रखती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।